Okay, let us continue the story of the night visitor जो है, correct, the midnight visitor की जो story है. Let us continue the story from the second point. Let us find out some questions are there. How has Max got it? How Max got the particular, yes, papers and all that one? Is it like that? Or how has Max got in? Means how he has entered the room. कैसे अंदर पहले से जा चुका है? Let us find it out. And how does Ozibel say he got it? How does Ozibel think that, yes, the way Max has got inside the room, what was his exact method of entry? कहाँ से वो अंदर आया था ऐसा Ozibel कहता है, और मैक्स अंदर गया कैसे था ये अलग बात है. दोनों एक्चुअली अलग सोचते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों के बीच में. Now, Max was slender. Max is very thin type of a character. Clear? Slender मतलब दुबला पतला जैसा इंसान होता है, उसको कहते हैं. A little less than tall. A little less than tall. ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है, लेकिन हाइट में थोड़ा सा कम है. With features that suggested slightly the crafty. Crafty is again here the meaning of the word crafty is, yes, very clever one. चतुर जो होता है, यानी कि जो बहुत या चालबाज व्यक्ति जो होता है, is called as a crafty character. Clear? और ये जो बंदा है Max, he is little bit crafty in nature. According to his look, you can say pointed countenance of a fox. यहाँ पर pointed countenance का meaning clear कर लो. Countenance, a facial expression. चेहरे का जो look है उसका, वो बिल्कुल एक cunning fox की तरह लगता है. Okay? एक लोमड़ी की तरह लगता है, ऐसा मान के चले हम. It is a kind of a pointed countenance of a fox. Clear? He appears or he seems to look like a cunning character of a fox. That is the meaning of the pointed countenance of a fox. There was about, okay, him, और यही उसकी ये सब खासियतें हैं जो यहाँ पर ऑथर हमें बताता है. और खासियतें जो बताई गई वो क्या क्या है उसके, लेट्स चेक इट आउट. Aside from the gun, गन के अलावा, ओके, rather than the gun, nothing especially menacing one, nothing especially threatening one. उसके गन के अलावा उसके पास ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जो डरावनी सी लगे. खास करके गन छोड़ के उसको देखकर तो कोई बोलेगा नहीं कि तुम बहुत डरावने लग रहे हो. ओके, बट उसका चेहरा थोड़ा सा कनिंग था, ये बोल सकते हैं. नाउ ही मर्मर्ड, क्या बड़बड़ाया वो? द रिपोर्ट, मुझे सिर्फ रिपोर्ट चाहिए. वो जो पेपर तुम आज निकालने वाले हो वो रिपोर्ट मुझे एक बार दे दो, बस बात खत्म. द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट concerning some new missiles. What is the report about? The report is about, yes, giving the complete detail about the new missiles which will be, yes, brought in the country. या मिसाइल्स के बारे में जो जानकारी है उसमें, उसके बारे में जो रिपोर्ट है कंट्री का, वो मुझे दे दो जो तुम्हारे पास लाया गया था. क्लियर? वो भी being brought to you tonight, वो भी जो रात को तुम्हारे पास चुपचाप एकदम सस्पेंस में लाकर दिया गया था, वो जो सस्पेंस मैनर में जो मिसाइल की जानकारी वाला जो रिपोर्ट है, we just want or he just wanted to get that report from them. I thought I would take it from you, he says. He continues to say that. Okay, Max continue करता है बोलते हुए, मुझे लगा, क्या लगा उसे? I thought I would take it from you. मुझे लगा कि मैं तुमसे ले लूंगा उसे आराम से. It will be safer in my hands than in yours. और वो ये ऐसा क्यों बोलता है? उसे ये लगता है कि ये पेपर अगर मेरे पास रहेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेंगे, बल्कि तुम्हारे पास रहेंगे तो वो सेफ्टी में नहीं रहेंगे. कहने का मतलब ये था कि इसकी जो जानकारी है, ये जो कॉन्फिडेंशियल टाइप का जो रिपोर्ट है, ये मेरे पास दे दो, मैं इसको अच्छे से सेफ मैनर में रखूंगा. फिर मुझे उन रिपोर्ट्स का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सीक्रेट मैं कंटिन्यू रखूंगा या मेरे पास ही रखूंगा. बल्कि तुम्हारे हाथों में रहेगा तो शायद तुम, यस, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, ऐसा मैक्स का मानना था. ना फर्दर व्हाट हैपेंस? ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवीली. ऑजिबल जाकर जो रेस्टिंग चेयर है उस पे जाकर एकदम जोर से जाकर बैठ जाता है आर्म चेयर पर. और क्या कहता है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम.
अचानक से बात को पलटने की उसके पास तरकीब थी ऑजिबल के पास। यहां से थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रखना। अचानक से जोर से बैठकर ऐसे बता रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट हिमसेल्फ इन सच अ वे दैट ही इज लिटिल बिट वरीड अबाउट समथिंग। ऐसे वो प्रिटेंड करता है, ऐसे दिखावा करता है ऑजिबल। और जब ये प्रिटेंड करता है तो उसका स्टार्टिंग मैटर को डाइवर्ट करने का तरीका देखो कैसा था। उस रिपोर्ट के मामले को वो ध्यान में नहीं लेता है और सबसे पहले वो क्या बताता है कि अब की बार है ना, मैं ये जो मैनेजमेंट है ना हमारी बिल्डिंग की, ओके, इस बिल्डिंग की मैनेजमेंट के साथ में बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला हूं। ओके, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ अपोज और स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ यस प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम मैटर व्हिच इज क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। क्लियर? मैनेजमेंट की वजह से जो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको लेकर मैं अब इस बिल्डिंग के मामले को लेकर मैं थोड़ा सा यस मामला गर्म होने वाला है। एंड यू कैन बेट ऑन इट। और तुम इस पर लगे तो क्या कर लो, बेट लगा लो। अचानक से वो किस मुद्दे पर बात करने लग जाता है? बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगता है जानबूझकर। ओके, ही सेड ग्रीमली। ग्रीमली मीन्स इन अ सीरियस मैनर, गंभीरता से बोलना। क्लियर? टू से समथिंग वेरी सीरियसली इज कॉल्ड एज ग्रीमली। और उसने जैसे सीरियसनेस अपने चेहरे पर बना के रखा ना, तो ऐसे लग रहा था कि ये मैटर बहुत गंभीर है, सच में बहुत ही ये सीरियस मैटर है, ऐसा उसने एक्सप्रेशन इंडिकेट किया। एंड नाउ फर्दर व्हाट ही सेज, दिस इज द सेकंड टाइम इन द मंथ that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. शॉकिंगली वो क्या बताता है देखो, मतलब उसका स्ट्रेट इंडिकेशन क्या था? मैक्स, ये तुम दूसरे व्यक्ति हो जो दूसरी बार, ओके, पहले तो कोई आ गया था मेरे रूम में इसके पहले भी, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वजह से मेरे रूम में अचानक से ये जो बालकनी जो मेरे लिए न्यूसेंस बन चुकी है, जो प्रॉब्लम बन चुकी है, जो हर्डल बन चुकी है, जो अनवांटेड अननेसेसरी टाइप की जो चीज बन चुके हैं, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई भी आता जाता एरा गेरा कोई भी बालकनी से मस्त कूद के मेरे घर के अंदर घुस आता है यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। इज ट्राइंग टू से लाइक दिस स्पेशली टू डाइवर्ट हिज अटेंशन। अब ये सुनकर फाउलर देखो क्या कर रहा है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर को भी नहीं पता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो अचानक फाउलर यस उस विंडो की तरफ देखता है। अच्छा, ये विंडो की बात कर रहा है क्या? वो सिंगल विंडो थी रूम के अंदर जिसके बारे में यस ऑजिबल बात कर रहा था। फाउलर को भी पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या बता रहा है किस चीज के बारे में, लेकिन उसने जब विंडो को देखा तो उसे पता चला कि शायद इसी बालकनी के अंदर की जो रूम विंडो के बिल्कुल बाहर जो बालकनी है, इसी बालकनी की शायद बात कर रहा होगा ये। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। लेकिन उसने देखा कि ये तो ऑर्डिनरी विंडो, इट्स एन सिंपल काइंड ऑफ अ कॉमन टाइप ऑफ अ विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। उस विंडो के उस पार, अगेंस्ट विच और अक्रॉस विच। ओके, अगेंस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? यस, उसके इस उल्टी दिशा में बाहर अगर देखें तो एकदम डार्क जैसा नाइट का टाइम हो चुका है। प्रेसिंग ब्लैकली इज शोइंग कंप्लीट डार्कनेस, इज कॉल्ड एज प्रेसिंग ब्लैकली। अब अचानक से ये सब होने के बाद मैक्स ने पूछा, बालकनी? तुम्हें लगता है मैं बालकनी से आया? विथ अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, विथ अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। यस, एनीबॉडी? इन्फ्लेक्शन मींस राइजिंग एक्सेंट। ओके, ऊंचे स्वर में बात करना, जोर से बोलना। ओके, उसको कहते हैं रेजिंग इन्फ्लेक्शन। जोर से क्या बोला उसने? नो, अ पास की। मैं बालकनी से क्यों आऊंगा? व्हाई शैल आई कम फ्रॉम बालकनी? मैं वहां से नहीं आया। मैंने तो तेरे दरवाजे की बिल्कुल डुप्लीकेट की बना के रखी थी, चाबी बना के रखी थी। इट्स अ पास की, उसको बोलते हैं पास की। अ डुप्लीकेट काइंड ऑफ अ की इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय हिम। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। काश पहले पता होता मुझे, तो मैं चाबी क्यों बनाता तेरे घर की, बालकनी से कूद के आ जाता। ही मीन टू से लाइक दैट, it might have saved me some trouble had I known, had I known। यहाँ पर सभी बच्चे ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना, A to Z जितने भी स्टूडेंट्स अगर इधर उधर कुछ कर रहे हो तो प्लीज 2 मिनट के लिए ध्यान देना। It might have saved me some trouble। ओके, अब यहां से देखो मैं सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करा हूं। had I known की जगह पे मैं अगर ऐसे लिखता हूं, if I could have known,
इफ आई कुड हैव नोन, मीनिंग दोनों का एक ही हुआ। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वर्ड हैड है, इट्स यस काइंड ऑफ अ कनेक्टर। यहां पर हैड एक कनेक्टर की तरह काम करता है और वो कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस बनता है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इतनी तकलीफ ही नहीं उठाता। अगर मीनिंग निकालते पूरे सेंटेंस का, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, मुझे इतना ट्रबल लेना ही नहीं पड़ता। कब? अगर मुझे पहले से ये बालकनी के बारे में पता होता तो। तो अगर जो हुआ ना आपका, इफ, अनलेस और हैड, यहां तक कि हैड के अलावा और भी वर्ड्स हैं जो आपको इफ और वर की तरह क्या करते हैं, यस, कनेक्टर की तरह काम करते हैं। अगेन listen it again carefully. Many times you are having a very simple type of doubts. मैंने इतना एकदम आराम से समझाया। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा कनेक्टर्स से बनता है। कनेक्टर्स उनको बोलते हैं जिनको हम दो सेंटेंसेस के बीच में जोड़ते हैं। कनेक्टर्स को दूसरी भाषा में कंजंक्शंस बोलते हैं। कंजंक्शंस के दो प्रकार होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हम कंपाउंड में यूज करते हैं, और दूसरे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जब हम सेंटेंस दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को, तो दोनों वाक्य एक्चुअली में पहले देखा जाए तो दोनों का कोई लेना देना होता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर और मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं ही इज माय सन, वो टीचर का सन का क्या लेना देना है कोई लेना देना? नहीं। दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं अगर इन दोनों को जोड़कर बीच में कनेक्टर डाल दूं, आई एम अ टीचर एंड ही इज माय सन, तो इसमें मैंने जो एंड डाला तो वो एंड कंपाउंड का सेंटेंस यस बनाता है। लेकिन अगर मैं सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स यूज करता हूं तो दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस अधूरा होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, जब मैं आपको अगला सेंटेंस बोलूंगा, वापस बोलता हूं, जब मैं आपको अगला सेंटेंस बोलूंगा और मैंने बोला फुल स्टॉप, सर आगे तो कुछ बोलो, आपके दिमाग में आएगा। तो वो जो आपके दिमाग में आया ना, आगे कुछ तो बोलो, तो वो अधूरा सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज रिक्वायर्स सम पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज जॉइंट विद द कनेक्टर, जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टर कहते हैं। अधूरा वाक्य जिसको पूरा बनने के लिए कनेक्टर की सहारे हम आगे सेंटेंस जब जोड़ते हैं तब जाकर वो वाक्य पूरा बनता है। लेकिन पहले वाक्य में हमने क्या किया, आई एम अ टीचर ही इज माय सन, दोनों के मीनिंगफुल थे, दोनों का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन मैंने जब दूसरा सेंटेंस बोला, जब मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा और फुल स्टॉप बोल दिया, तो अधूरा नहीं लगा आपको? यस, करेक्ट। तो ऐसे अधूरा वाक्य जो होते हैं जिनके आगे हम कनेक्टर्स जोड़ते हैं और कनेक्टर जोड़ने के बाद उस वाक्य को पूरा करते हैं, तो ये सब सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स के ही बनते हैं। सिंपल। इसमें भी ऐसा ही है, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, मुझे कुछ तकलीफ में से यस कुछ तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कब? ये आपके मन में सवाल उठेगा, लेकिन कब आपको उठानी नहीं पड़ती है तकलीफ? अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो। सिंपल, मैं एकदम सादा एग्जांपल देता हूं। मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकलता। अब अगर मैं इसका टोन चेंज करूं ना, मैं घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं हूं, तो फुल स्टॉप। लेकिन मैं देखो सेंटेंस कैसे बोल रहा हूं, मैं कभी बाहर नहीं निकलता, ये सिंपल हुआ, करेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा टोन चेंज करके या उसका मैनर चेंज करके अगर इसको बोलूं तो आपके मन में सवाल उठेगा, लेकिन कब ऐसा करते हैं सर आप, क्यों ऐसा करते हैं? करेक्ट। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, मैं घर से तब भी बाहर निकलता हूं, फुल स्टॉप, तो आप क्या पूछेंगे?
आगे तो बोलो, कुछ पूरा तो करो इसको। हाँ, तो इस पूरा करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, करेक्ट, विथ एग्जांपल इट इज गिवन देयर। तो मैं सेंटेंस को पूरा कर लेता हूं। मैं घर से तब भी बाहर निकलता हूं जब बाहर कोई नहीं होता, सुमसाम होता है तभी मैं बाहर निकलता हूं, करेक्ट। तब जाकर हम कोरोना से बच पाएंगे। उसी तरह से इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, शायद मैं कुछ ट्रबल्स में से बच जाता, लेकिन कब? अगर मुझे पता होता तो इसमें अगर है ना, अगर, ये हैड जो वर्ड है ना, ये हैड इफ और अनलेस की तरह कभी कभी काम करता है, इसलिए मैं इस हैड को कनेक्टर कहूंगा। और इसके आगे है आई नोन, करेक्ट। तो आई हैड नोन डाल देता हूं तो वो सेंटेंस पूरा बन जाएगा। आई हैड नोन व्हाट, तो वापस सवाल उठता है। तो इसलिए वो अधूरा वाक्य है जिसको जोड़कर हमने ऊपर के सेंटेंस को सहारा दिया और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट वेरी करेक्टली। होप सो। यू कैन रिप्लाई इट इन द मैसेज आल्सो ना। अगर मुझे पहले से पता होता, वो बोल रहा है मैंने अभी, अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं इतनी तकलीफ ही नहीं उठाता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इट्स नॉट माय बालकनी, इट्स नॉट माय बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है जो मुझे तकलीफ दे रही है। ऑजिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा होकर, एंग्री मैनर में, एनॉयड मैनर में। क्या कहता है वो एकदम एक्सट्रीम मैनर में? ये मेरे बालकनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बालकनी मेरी है ही नहीं। एक्चुअली ये बालकनी बाजू में जो बिल्डिंग है उनकी बालकनी है, जो मेरे घर की दीवार से एकदम नजदीक है। और इसकी वजह से उस बिल्डिंग से कोई भी घुसता है और उस बालकनी में कूद के, मेरे विंडो से कूद के मेरे घर में आ जाता है, जो आजू बाजू में एकदम नजदीक में दो बिल्डिंग होने की वजह से बीच में बालकनी है, और इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। सो ही कंटिन्यूज टू से इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। Whose balcony it is? It is a balcony belonging to the, yes, people who are living in the, yes, next apartment. मेरे बाल खिड़की के बाहर जो अपार्टमेंट है उसके घर की किसी के बालकनी की वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। एंड देन he glanced explanatorily at Fowler. उसने फाउलर की तरफ किस तरह से देखा? एक्सप्लेनेटरीली, मतलब एज इफ गिविंग सम एक्सप्लेनेशन, जैसे वो किसी चीज को व्यवस्थित समझाने की या उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हो। क्लियर हुआ? जैसे किसी चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो, बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हो, मतलब वो उसको एक प्रकार का इशारा दे रहा है कि इस बात को तुम समझो फाउलर, कि मेरी बालकनी नहीं है ये, वो सामने वाले की बालकनी है। ऐसे उसको भी यस ये कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है कि हाँ में हाथ तो मिला, कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर कि बाजू की बालकनी की वजह से हमें कितनी तकलीफ हो सकती है। और फिर आगे कंटिन्यू करता है, यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। वो आगे क्या बताया, देखो ये जो मेरा रूम है ना, एक वक्त था कि ये एक बहुत बड़ा यूनिट, मतलब एक पूरा फुल रूम हुआ करता था, एक सिंगल बड़ा सा हॉल हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और फिर जो नेक्स्ट रूम है, ये जो पीछे दरवाजा सब, वो रूम के अंदर वो पूरी चीजें बताता है। और क्या बताता है, जो नेक्स्ट रूम है वो देखो, उस रूम को यस अगर एंटर करना है, यस उस रूम के अंदर अगर जाना है तो वो उसका दरवाजा उधर है, उस दरवाजे से हमें अंदर जाना पड़ता है, वरना ये पार्टीशन नहीं होता ना तो ये पूरा एक बड़ा हॉल था, लेकिन बीच में पार्टीशन आ गया और उस रूम में जाने के लिए इस दरवाजे से मुझे जाना पड़ता है। और वो दरवाजा कहाँ हुआ करता था? यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और ये जो रूम है, इस दरवाजे से जो हम एंटर हो सकते हैं, ये रूम कभी लिविंग रूम हुआ करता था, लेकिन अब इसको पार्टीशन कर दिया गया, बीच में कोई एक बड़े हॉल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया हो और बीच में कोई दरवाजा बिठाया गया हो। इट हैड द बालकनी, और वो जो रूम है दूसरा वाला, यस, उसके यस पीछे के बाजू में एक बालकनी है जो वहां से होकर सीधा मेरे विंडो तक पहुंचती है। मतलब ये पूरे रूम के अंदर, जो पहले एक ही यूनिट था, सिंगल रूम था, उसकी बड़ी बालकनी थी, और इस बालकनी को, ओके, उस रूम से कूदकर कोई भी बालकनी से कूदकर इस रूम में आ सकता है, क्योंकि अब वो रूम बड़े रूम को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है।
which extends under my window now. और उस लिविंग रूम में से कूद के, कहां पर, बालकनी में कूद के, बालकनी से होकर इस रूम तक, एक ही रूम था वो, लेकिन उसके दो पार्टीशन की वजह से अब दो रूम बन चुके हैं, लेकिन बालकनी तो एक ही है, तो दोनों में से हम आराम से एंटर होकर इधर आ सकते हैं, बिल्कुल मेरे विंडो के पास में आकर। यस, ये बालकनी खत्म होती है। अब यही बालकनी है जो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करती है, जो बाजू के बिल्डिंग वाली है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। 2 दरवाजे नीचे पार करके जाओ आप नीचे के रूम में, तो आराम से यस ऊपर चढ़ते चढ़ते सीधा बालकनी में आ जाओगे तुम। वापस बोलता हूँ, यू कैन गेट ऑन टू इट, उस बालकनी में आने के लिए। ओके, कहां से आना है? फ्रॉम द एम्प्टी रूम, वो भी खाली रूम से। कहां पर है खाली रूम? 2 doors डाउन, 2 दरवाजे नीचे जो रूम्स है, उन 2 दरवाजों को पार करके आ जाओ, सीधा बालकनी में पहुंच जाओगे। मतलब सीढ़ियां ऐसी बनी हुई है कि सीधा वो आपको उस बाजू के रूम में लेकर आती है, और वहां से आप बालकनी में घुसो, बालकनी से सीधे मेरे रूम में, विंडो से कूद जाओ, आप पहुंच गए मेरे घर पे। अब जो साफ करना है रूम में से वो साफ करके भाग जाओ। एंड somebody did लास्ट मंथ, और किसी ने लास्ट मंथ ऐसे ही चालाकी से उन यस 2 रूम्स में से पास होकर बालकनी में कूद के मेरे विंडो से घर में घुसने की कोशिश की, और अब तुम आ गए हो। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इस बिल्डिंग के इस बालकनी का हिस्सा यस पैक कर देंगे ताकि मेरे घर में कोई घुस ना आए, बट दे हैवंट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो ना, कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा मेरे घर में घुस जाता है यार, जैसे तुम आ गए। और तब वो किसको देखता है? यस, फाउलर और मैक्स को। तब मैक्स क्या करा था? मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर। मैक्स फाउलर की तरफ देखता है कि ये कौन है तीसरा नमूना। ओके, हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली विदाउट एनी मूवमेंट, मोशनलेस, नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल। और बिल्कुल ऑजिबल के नजदीक में था, ऑजिबल से दूर नहीं था, ऑजिबल के नजदीक था। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव। मैंने बताया आपको, he was standing stiffly not far from audible. Answer, he was standing stiffly. Okay, not far means close to audible, close from audible की जगह पे close to audible ऐसा हम बना सकते हैं। क्लियर? बस वो not far निकालना है और close डाल देना है। And waved the gun with a yes commanding gesture। और audible और फाउलर को नजदीक देखकर उसने अपनी तरफ से गन को पॉइंट आउट किया फ्रॉम द यस पर्टिकुलर डिस्टेंस। वो क्या करता है? उस गन को निकालकर पॉइंट करता है। शायद मुझे लग रहा है तुम लोग कोई ना कोई चालाकी कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा वो यस जताने की कोशिश कर रहा था। क्लियर? कमांडिंग जेस्चर, एज इफ ट्राइंग टू से समथिंग एंड ट्राइंग टू show the expressions, gestures. Okay, just body type of bodily movement done by the person is called as a gestures. Still some doubts are there. Okay, ऑजिबल का एक बड़ा सा कमरा हुआ करता था, बड़ा सा, एक ही सिंगल लंबा चौड़ा सा, ऐसा मान लो 20 बाय 10 का चौड़ा, एकदम लंबा चौड़ा ऐसा यस रूम है, सिंगल। उस सिंगल रूम में बीच में मैंने प्लाईवुड लगा दिया या दीवार बना दी। दीवार बनाने के बाद उसमें एक दरवाजा बिठाया। उस सिंगल रूम के 2 रूम बन गए। एक वक्त था कि वो सिंगल रूम जब था तो नीचे 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 के फ्लोर से कोई आकर आराम से, खाली 2 रूम थे, उन खाली 2 रूम्स के दरवाजे से घुसो, दरवाजे से एंटर होते होते ऊपर आओ, 2 रूम है नीचे, उस फ्लैट के नीचे 2 रूम है, उन रूम्स में से एंटर होकर सीधा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आओ, आप जो पार्टीशन किया हुआ रूम है उसमें निकल पड़ोगे। सादी भाषा में उस पूरे बड़े रूम का नीचे जाने का भी एक रास्ता था, जो अब पीछे के रूम में बन गया है दीवार बनाने की वजह से। लेकिन गड़बड़ क्या है? उस बड़े रूम के बाजू में एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की एक लंबी सी गैलरी है, मतलब बालकनी है। बालकनी की दीवार इनके घर के दीवार से बिल्कुल जुड़ी हुई है।
एकदम नजदीक है। अब गड़बड़ क्या होती है, कोई भी आदमी, 2 रूम कहां पर है, बाजू के अपार्टमेंट में, बाजू के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अपार्टमेंट में नीचे से रूम नहीं है, 2 रूम नीचे सामने के बालकनी से, यस, बाजू के बिल्डिंग में जो बालकनी है, उस बालकनी में पहुंचने के लिए 2 रूम नीचे से क्रॉस करते करते ऊपर चढ़ो, बालकनी में आ जाओ, और बालकनी से सीधा इस बाजू वाली बिल्डिंग के कमरे में घुस जाओ, मतलब पॉसिबल के कमरे में घुस जाओ आराम से। इतना आसान तरीका है, जो बिल्कुल विंडो के नीचे ही बालकनी है, ऐसा उसका कहने का मतलब था। ऐसा वो बताता है कि मेरे उस बड़े रूम के दोनों जो रूम बने हैं अभी, एक बड़े रूम के 2 रूम बने, उसके बाजू में एक बालकनी है जो बाजू के अपार्टमेंट की है, उस बालकनी में कोई घुस आता है और मेरे रूम में कूद जाता है। सिंपल एंड सोबर एक्सप्लेनेशन था इसका, और इसकी वजह से मैं हैरान